नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग पार्ट 2 एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 का, जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है 21 बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स. तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स यानी बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, अवयव जो होते हैं, वो 24 आवर काम करते रहते हैं. तो किस तरह से ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, तो ये जो रेस्पिरेशन है ये मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है. प्लस ये जो डायग्राम है उसे भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, और एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है ये भी मैंने आपको इसमें बताया है. ओके, तो उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अभी ये जो ऑर्गन्स है ये लोग क्या क्या काम करते हैं, इनका काम किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को. और फिर इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने से हमारे बॉडी के, हमारे लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है ना बच्चों, तो पार्ट 2 आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखिएगा और उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखेंगे तो आपका कंटिन्यूएशन में पढ़ाई हो जाएगा. और बहुत ही इजी मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो कोई इफ एंड बट तो नहीं है आप लोगों को अभी आपके लेसन्स के बारे में. ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, कार्य होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो होता है डाइजेशन का. डाइजेशन यानी पचन क्रिया. ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी खाते हैं उसे पचाने का काम होता है, उसे डाइजेस्ट करने का काम होता है हमारे पेट में. ठीक है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. सो डाइजेशन, लेट अस learn something about the alimentary canal, the digestive organs and their functions. अभी इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एलिमेंट्री कनाल और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग डाइजेशन में पढ़ाई करने वाले हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों. आप लोग जब खाते हैं ना खबर, तो उसके बाद किस तरह से हमारी पचन क्रिया, डाइजेशन की क्रिया होती है वो आप लोग देखिए. तो खाने के पहले आप लोग एक बार जरूर सोचेंगे, है ना. द एलिमेंटरी कनाल, द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी. जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है. दैट इज सब्सटेंसेस that can mix with the blood are formed from the food. अभी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में मिक्स होके हमारे बॉडी में जो स्प्रेड होता है, तो वो कहाँ से मिलता है, उसे फूड में से मिलता है. ठीक है, सब्सटेंसेस यानी घटक, जो भी घटक हमारे बॉडी के लिए जरूरी है तो वो ब्लड के थ्रू हम लोगों को मिलता है. लेकिन वो ब्लड में कहां से आता है, वो आता है फूड में. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी. अभी ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, कहां से शुरू होती है, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी के अंदर है उसमें ये क्रिया होती है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड द एलिमेंटरी कनाल. वो जो ट्यूब है उसे कहते हैं एलिमेंटरी कनाल. अंडरलाइन करना इसको. द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज द माउथ
and the lower end is called the anus. अभी from mouth, खाना हम लोग खाते हैं ना, माउथ से ही खाते हैं ना। मैं तो भाई माउथ से ही खाती हूँ, तुम लोग कहाँ से खाते हो? पक्का ना, माउथ से ही खाते हैं ना तुम लोग भी? वेरी गुड। तो ये जो डाइजेशन की क्रिया जो होती है वो शुरुआत होती है अपने माउथ से और वो खत्म कहाँ होती है? एनस। एनस यानी क्या? जहां से आप लोग 2 नंबर करते हैं ना रोज मॉर्निंग में जाके, तो एनस में से ही उसे हम लोग बाहर फेंकते हैं, है ना? तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये जो दिखाया है ना यहाँ पर डायग्राम, ये है डाइजेशन का पूरा डायग्राम। ठीक है, और अभी इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये डायग्राम आप लोग निकालोगे। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग नामों के साथ। ठीक है, अगर नाम नहीं लिखोगे तो आपकी गलतियां हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि कोई भी डायग्राम जो आप लोग निकालते हैं तो उस डायग्राम का नाम क्या है वो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वरना डायग्राम की तो प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने और नाम क्या है इस डायग्राम का वही पता नहीं, और एग्जाम में आ गया कि ड्रॉ लायबल डायग्राम ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डायग्राम निकालो। तो फिर डायग्राम तो आपको आ रहा है लेकिन डायग्राम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं पता, तो फिर आपके मार्क्स तो गए ना। फिर घर में आके बोलेंगे अरे अरे ये तो मुझे डायग्राम आता था, अरे मैंने तो निकाला ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया ये डायग्राम कैसे लिखते हैं ये लोग, ऐसे थोड़ी चलता है। तो इसके लिए गलती आपकी है, आप लोग डायग्राम का नाम नहीं देखते हैं, सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ये किस चीज का डायग्राम हम लोग निकाल रहे हैं वो नाम आपको पता नहीं होता, इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स ब्लेम योर सेल्फ, और ये गलती मत करना अभी आगे। ओके, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, जिसको जो काम दिया गया है वो काम करता है। These different parts are called digestive organs, और ये जो अलग अलग पार्ट्स है उन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अंडरलाइन करना इसको। Certain glands outside the alimentary canal assist the process of digestion. एलिमेंट्री कनाल के जो बाहर के जो पार्ट्स है हमारे बॉडी के, ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है जो एलिमेंट्री कनाल के बाहर है, वो लोग भी डाइजेशन के इस प्रोसेस में, पचन क्रिया के इस प्रोसेस में उसे मदद करते हैं। तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस एज सून एज फूड इज टेकन इनटू द माउथ। जैसे ही निवाला हम लोगों ने हमारे मुंह में डाल के हम लोग चबाने लगे, भाई वहीं से हमारा डाइजेशन का सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है आप लोगों को, और आंसर इन वन सेंटेंस में भी आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस एज सून एज फूड इज टेकन इनटू द डैश, या फिर द प्रोसेस ऑफ डैश बिगिंस एज सून एज फूड इज टेकन इनटू द माउथ। एनीवे, तो आप लोगों को समझ में आ गया है अभी। द टीथ, टंग एंड सलाइवा ऑल हेल्प टू कन्वर्ट फूड इनटू अ सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल्ड अ बोलस विच इज इजी टू स्वॉलो। अभी कुछ भी हम लोग खाते हैं तो उसे हम लोग चबाते हैं, तो चबाने के लिए क्या लगता है हम लोगों को? दांत लगते हैं। स्वाद कौन लेता है? हमारा टंग लेता है, और हमारा जो अनाज है ना उसको मुंह में यहाँ वहाँ करने के लिए वो हेल्प करता है। और जो सलाइवा जो होती है ना आपके मुंह में, एक स्वीट कलर का जो जूस होता है उसे कहते हैं सलाइवा। अभी बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए कि सलाइवा किसे कहते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि इमली आप लोगों ने देखते ही
बोलते हैं ना, अरे मेरे मुंह में पानी आ गया इमली को देखते ही। तो जो मुंह में पानी आता है ना, उसे ही सलाइवा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये क्या करती है, फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाती है। दांत जो है उसको चबाते हैं और सलाइवा जो है उसे सॉफ्ट करता है, और मुंह के हर कोने कोने तक लेकर जाने का काम और निगलने तक का काम जो है वो हमारा टंग करता है। तो खाना अगर आपने रोटी का निवाला ऐसे ही मुंह में डाल दिया और आप निगलो निगल बोलेंगे आप लोगों को, तो आप निगल पाओगे क्या उस रोटी के निवाले को? नहीं ना। ठीक है, रोटी जाने दो, आप लोग को वैसे भी पसंद नहीं आता। मैं बोलती हूँ अभी पिज्जा का एक निवाला हम लोगों ने आपके मुंह में रख दिया, पिज्जा का टुकड़ा, और मैंने बोला कि ऐसे ही निकलो, उसको चबाना मत बिल्कुल भी। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना, अटक जाएगा ना वो गले में। ये तो हम लोगों को पता है कि इतना निगल ही नहीं सकते हम लोग, है क्या नहीं? तो इसके लिए हम लोगों को उसे चबाना पड़ता है। चबा के उसे हम लोग सॉफ्ट करते हैं, और फिर वो जो हम लोग चबाते हैं ना उसे कहते हैं बोलस। चबाने के बाद जो वो जो गोला हो जाता है खाने का, वो फिर उसके बाद उसे हम लोग इजीली निगल सकते हैं। स्वॉलो करना यानी निगलना, तो इजीली हम लोग उसे निगल सकते हैं। द बोलस पासेस थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक। वो जो अनाज का जो गोला है बोलस सॉफ्ट वाला, वो नीचे जाता है किसके थ्रू? इसोफेगस कहते हैं उसे, इनटू द स्टमक। इसोफेगस से सीधा वो स्टमक के अंदर चला जाता है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में ऑलरेडी इन लोगों ने बताया हुआ है। माउथ से हम लोग खाना लेते हैं, फिर ये सलाइवरी ग्लैंड जो है देखो यहाँ पर है, ये इसमें मिक्स होता है खाने में। ठीक है, और उससे खाना जो होता है वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बोलस होता है उसका। तो फिर उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ टंग जब हम लोग निगलते हैं, तो ये जो पाइप दिखाई दे रही है ना उसे कहते हैं इसोफेगस या फिर गुलेट। ठीक है, तो इसोफेगस में से ये जो निवाला है वो सीधा आता है स्टमक के अंदर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? वेरी गुड। The stomach is shaped like a bag. Here the food is churned. जो मैंने अभी आपको बताया, स्टमक जो है ये है स्टमक, एक बैग की तरह है ना, ये है ना। तो इसमें फूड जाता है और उसे चर्न होता है उसके अंदर। चर्न होना है ना, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग कोई भी मसाला पीसते हैं तो वो क्या होता है, चर्न होता है ना। उसी तरह से अपना जो फूड होता है वो स्टमक में जाने के बाद, इस बैग में जाने के बाद वो चर्न होता है। ओके, द digestive juices in the stomach bring about some digestive processes. अभी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, जो पचन क्रिया में मदद करते हैं, तो वो भी उसमें जाकर मिक्स हो जाते हैं। एट द सेम टाइम सम डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। और कभी कभी जो जर्म्स होते हैं ना, जंतु, वो जो डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, बीमारी बढ़ाने वाले जो जंतु होते हैं, तो इसमें वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं इस क्रिया के समय। द फूड चेंज्ड इनटू अ थिन स्लरी इन द स्टमक। फिर एकदम पतला हो जाता है, एकदम जैसे जूस के जैसा एकदम पतला हो जाता है। देन इट पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद वो जो फूड है जो स्लरी हो गया है अपने स्टमक के अंदर, वो कहाँ पर जाता है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये देखो यहाँ पर फूड चर्न होता है,
ठीक है, कुछ जूसेस उसमें मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। फिर ये फूड जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो अंदर की जो आंतड़ी दिख रही है ना, आप लोग को आंत दिख रही है ना, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर की जो आंत दिखाई दे रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटे आंतड़े, मोटे आंतड़े। ये तो फिर आफ्टर उसके बाद स्लरी होने के बाद वो फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है हम लोग देखते हैं। द स्मॉल intestine of an adult is about 7 meters long। तो एडल्ट लोगों में वो कितना होता है, 7 मीटर लॉन्ग होता है। याद रखना, ये अंडरलाइन करना। The digestive juices in the intestine bring about several digestive processes। अभी ये जब फूड अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो वहाँ पर जाकर मिलते हैं और वहाँ पर भी डाइजेस्टिव प्रोसेस की क्रिया होती है। द secretions of small glands also help the process of digestion। और जो स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो भी डाइजेशन की क्रिया में मदद करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज डाइजेस्टिव प्रोसेसेस सर्टेन सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। और ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, उसके बाद कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। These are useful to the body and can mix with the blood। अभी जो यूजफुल है हम लोगों के लिए, तो उसे वो क्या होता है, ब्लड में हमारे मिक्स हो जाता है। देखो भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। तो वो जो फूड है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। In the small intestine they are absorbed into the blood। और ये क्रिया कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो फूड यूजफुल है हम लोगों की बॉडी के लिए, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही ब्लड से एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करना यानी वो सक करना। द रिमेनिंग सब्सटेंसेस पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भी यूजफुल नहीं है हम लोगों की बॉडी के लिए, तो वो जो बचा कुचा रहता है, जो तुम लोग मॉर्निंग में जाके फेंक के आते हो टट्टी करके, तो वो जो होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो यूजफुल है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो यूजफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास किया जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एन एडल्ट इज अबाउट 1.5 meters लॉन्ग। कितना लॉन्ग है वो, 1.5 meter। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई याद रखनी है आप लोगों को। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है, 7 मीटर लॉन्ग है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 meter लॉन्ग है। हियर मच ऑफ द वाटर इन द रिमेनिंग सब्सटेंसेस इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड फेसेस और स्टूल आर फॉर्म्ड। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी हियर मच ऑफ द वाटर इन द रिमेनिंग सब्सटेंसेस, जो कुछ भी पानी भी नहीं बचा हुआ रहता है रिमेनिंग, तो वो एब्जॉर्ब होता है, और फिर उसके बाद वो फेसेस और स्टूल के स्टूल में वो कन्वर्ट होता है। These feces collect in the rectum for some time। फिर कुछ समय के लिए वो रेक्टम में कलेक्ट होता है।
later they are expelled from the body through the anus. फिर जब तुम लोग जाते हैं टॉयलेट में तो उसको एनस के द्वारा तुम लोग बाहर फेंक देते हैं. ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जूसेस मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं. फिर उसके बाद जो यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो पूरे बॉडी को दिया जाता है ब्लड के द्वारा. ठीक है. और जो यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वेस्ट जो है फूड सब्सटेंसेस, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो रेक्टम है ना, यहाँ पर वो फूड थोड़ी देर रहता है. फिर आपको आता है प्रेशर, है ना. फिर प्रेशर आने के बाद तुम लोग दौड़ते हो टॉयलेट में और एनस जो है ना, इसके द्वारा वो जो अनवांटेड फूड जो है उसे हम लोग बाहर फेंक देते हैं. ठीक है. और इस तरह से कुछ भी खाते हैं तुम लोग तो इतना काम करना ही पड़ता है हमारे बॉडी को. जब तक वो एनस से बाहर नहीं निकल जाता तब तक. ठीक है. जब बच्चे छोटे रहते हैं ये नेचुरली होते रहता है क्योंकि उन्हें सेंस नहीं होता है. उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सेंस होता है कि अरे हाँ मुझे अभी टॉयलेट आई हुई है. फिर बच्चे बोलते हैं कि अरे मम्मी मुझे शी आ रही है, मुझे जाना है. तो फिर तभी धीरे धीरे ऐसे पता चलता है तुम लोगों को. ठीक है. अभी तो पूरा इंटरनल भी फंक्शन आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से यह डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है. और ये डायग्राम प्लीज निकालना आप लोग विथ नेम. डू यू नो अ sufficient quantity of water is necessary for the processes of digestion to take place properly as well as for the food to keep moving through the alimentary canal. If one does not drink enough water, one become constipated, that is, one passes hard stool or does not pass it रेगुलरली. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अभी देखो भाई, जिस तरह से अर्थ में 70% वाटर है उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी देखा जाए तो 70% पानी ही है ना. अभी इसका जो सर्कुलेशन है अपने बॉडी के अंदर वो प्रॉपर होने के लिए हम लोगों को पानी पीना बहुत जरूरी है. बहुत लोग क्या करते हैं, प्यास लगती है लेकिन खेलते रहते हैं तो पानी नहीं पीते, कुछ मोबाइल में पढ़ते रहते हैं तो पानी नहीं पीते. तो ऐसे अगर आप लोग अपनी प्यास ऐसे ही ये करते रहोगे और बॉडी में अगर आपके पानी कम हो गया तो पानी कम होने की वजह से ये जो एलिमेंट्री कनाल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो जितनी फ्लो से उसे काम करना चाहिए उसे काम करने नहीं मिलता है और इस वजह से कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं. कॉन्स्टिपेटेड होना यानी जो आपका जो टट्टी होती है ना वो बहुत ही कड़क हो जाती है पेट के अंदर, रेक्टम में. फिर आप लोग जब जाते हैं टॉयलेट में तो आप लोगों को बहुत ही जोर लगाना पड़ता है उसके लिए और इसकी वजह से जो मूलव्याध बोलते हैं ना, बवासीर हो जाती है. बहुत लोगों को पाइल्स कहते हैं उसे इंग्लिश में. ठीक है. तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं. दैट इज वन पासेस हार्ड स्टूल यानी कड़क संडास होता है बहुत और डज नॉट पास इट रेगुलरली. या फिर वो टाइम टू टाइम जैसे मॉर्निंग में जाके हम लोग टॉयलेट करके आते हैं उसी तरह से वो रेगुलर नहीं होता. फिर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कोई जाता है टॉयलेट करने के लिए. तो फिर ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है. और इसका रीज़न क्या है? कम पानी पीना. मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, अरे मैं तो पानी ही नहीं पीती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं आता, मुझे तो प्यास ही नहीं लगती है. तो ऐसे मत करो भाई, पानी पियो तो आपका बॉडी बराबर से चलेगा.
पानी नहीं पियोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर पीरियड रख दो, आप लोग एक एक गिलास पानी पिया करो, कम से कम दिन में 8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। None of the other tasks in the body can go on without water. पानी के बिना तो अपने शरीर चल ही नहीं सकता. The water that is absorbed during digestion is the water that is used for all other processes in the body. सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं तो दूसरे भी काम है जो हमारा बॉडी पानी का यूज करती है उन कामों को करने के लिए. अगर तुम लोग पानी ही नहीं दोगे तो फिर वो काम कैसे करेगी, है ना. That is why it is so important to drink adequate quantities of water. इसके लिए आप लोगों को पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है, मैंने जैसे बोला आपको 8 गिलास दिन में कम से कम पानी पीना ही चाहिए. The upper ends of both the esophagus and the windpipe open in the throat next to each other. अभी देखो ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस और विंड पाइप जो है ना, देखो ये है इसोफेगस, ओके. और फिर लंग्स में जो हम लोगों ने देखा था विंड पाइप होता है, ये है विंड पाइप और ये है इसोफेगस, ठीक है. ये दोनों जो है ना ओपन इन द थ्रोट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो ऐसे होते हैं अपने गले के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है. When food is swallowed, the windpipe remains closed. जब हम लोग अनाज निगलते हैं तभी वो विंड पाइप जो होता है वो बंद हो जाता है. बट when we eat in a hurry, the food may enter the windpipe and cause us to choke on it. अभी क्या होता है, अगर हम लोग आराम से चबाकर खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गचड़ 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 खाते हैं, है ना, घाई घाई में खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, तो वो बेचारे विंड पाइप को बंद होने को समय तो मिलना चाहिए ना, तो उसको आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया बंद होने के लिए. तो फिर क्या हो जाता है, वो अनाज का जो दाना होता है वो विंड पाइप में चला जाता है. फिर आप लोगों को ठसका लगता है ना, ठसका लगता है ना आप लोगों को. एंड दैट इज द रीजन वाई वी मस्ट नॉट ईट इन अ हरी. इसके लिए हम लोगों को जल्दबाजी में खाना नहीं चाहिए. We must also avoid speaking and eating at the same time. और खाना खाते समय बातें भी नहीं करनी चाहिए. क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस तरह का हादसा हो सकता है, फिर हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और बातों बातों में फिर हम लोगों को ठसका लगने का चांस हो जाता है ना. तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी था. अगेन, डू यू नो, इफ वी वांट हेल्दी टीथ वी नीड टू लुक आफ्टर देम. अगर हम लोग को हमारे दांत अच्छे चाहिए तो हमें उनका ध्यान देना जरूरी है. एवरी टूथ हैज अ कवरिंग ऑफ एनेमल विच प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ. इनेमल जो होता है हमारे दांतों के ऊपर, इनेमल का एक लेयर होता है, वो हेल्प करता है हमारे दांतों के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. कौन? तो कवरिंग ऑफ इनेमल. इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारे अभी एग्जाम में पूछा आपको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी क्या है, तो वो है इनेमल. अंडरलाइन करना. बट इफ वी डू नॉट कीप आवर टीथ क्लीन, इवन दीज इनेमल कॉरोड्स एंड टीथ डीके. तो क्या हो जाता है, वो इनेमल जो है अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो खराब हो जाता है और फिर हमारे जो टीथ होता है वो भी कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं.
While having our meals, we enjoy many different tastes and flavors. अभी जब हम लोग खाना खाने को बैठते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स जो है वो एंजॉय करते रहते हैं, अलग अलग टेस्ट हम लोग एंजॉय करते रहते हैं, है ना। जैसे रोटी है, चावल है, फिर सब्जी है, दाल है, चटनी है, दही है, गुलाब जामुन है ना। तो अलग अलग फ्लेवर्स जो है वो हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, हमारे खाने में से एंजॉय करते रहते हैं। We sense them using our tongue and nose. और खुशबू जो लेते हैं हम लोग नोज से लेते हैं, और स्वाद का जो मजा होता है हम लोग लेते हैं हमारे टंग से। टंग यानी जीभ। भाई ये टंग की स्पेलिंग देख के रखना। हाँ, बहुत सारे बच्चे TUNGE लिखते हैं, प्लीज ऐसे मत लिखो भाई। TONGUE है टंग का स्पेलिंग। बट समटाइम्स we find that a food item tastes or smells bad. कभी कभी हम लोग जब खाना खाने को बैठते हैं तो हमें गंदी बदबू आती है खाने में से। It may be because the food is spoiled. जब खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो गंदा बात आता है हम लोगों को। One should pay attention to such changes in food. तो एक को इसके हम लोगों को अटेंशन देना चाहिए कि ये जो अच्छा वाला फूड था वो इस तरह से चेंज कैसे हुआ। इन केस द फूड हैज रियली गॉन बैड, वन कैन अवॉइड ईटिंग इट। कभी भी खाना खाते समय अच्छा और फ्रेश खाना ही हमें खाना चाहिए। बासी और सड़ा हुआ, खराब हो गया हुआ खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। अवॉइड तो नहीं ही मैं बोलूंगी, खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कैन यू टेल, नेम द ऑर्गन्स दैट ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। ओके, सिस्टम्स इन द बॉडी, यू हैव सीन हाउ सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन में किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं वो हम लोगों ने देखा। इफ इवन वन ऑफ दीज ऑर्गन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। अगर उसमें का एक भी ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करने लगा तो हम लोगों का जो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होता। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। अंडरलाइन करो, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। हमारे जो ऑर्गन्स के जो ग्रुप्स है किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए एक साथ ग्रुप में काम करते हैं टू कैरी आउट अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर की जो क्रिया है वो बराबर से चलने के लिए वो लोग यूनिटी में काम करते हैं, उसे ही कहते हैं सिस्टम। Thus, the nose, trachea, lungs and the diaphragm together make up the respiratory system. अंडरलाइन करना इसको। कौन जो है वो एक साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम चलाता है, तो वो है नोज, ट्रैकिया, लंग्स एंड द डायफ्राम टुगेदर मेक अप रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे जो है यूज योर ब्रेन, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने अभी आपको सिखाया हुआ है। एनर्जी फॉर द बॉडी, ये जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो गया है और हम लोगों को अच्छे से और समझ कर ही सीखना है, ठीक है। तो जो ये पार्ट 3 है ना बच्चों, ये मैं आप लोगों को जल्दी ही एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, उसके लिए लाइक कर देना, एक ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एक थैंक्स। और फ्री है मेरा चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी ही पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।